तो यूजेस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। हेलो श्याम जी, आयुष जी। तो इंडेक्स फ्यूचर का यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, ये अपने को इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क, ठीक है, विच इज इनहरेंट टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। प्राइस रिस्क इज अ प्राइस मूवमेंट ऑफ असेट्स हेल्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स अनफेवरेबल डायरेक्शन। जिस फेवर में अपन ने लिया है, प्राइस रिस्क को मिटिगेट करता है, बचाता है एक टाइम तक। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट ने असेट्स को होल्ड करके रखा है और अनफेवरेबल डायरेक्शन में मार्केट अगर जाता है, तो इंडेक्स फ्यूचर बचाता है एज अ हेजिंग। अब दो रिस्क क्या क्या होते हैं? पहला होता है स्पेसिफिक रिस्क, जिसको अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, और एक होता है मार्केट रिस्क, जिसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। स्पेसिफिक अनसिस्टमेटिक होता है ना, मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? स्पेसिफिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क दैट इज यूनिक टू स्पेसिफिक इवेंट pertaining टू कंपनी और इंडस्ट्री। कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जो कंपनी या इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में जा सकता है या माइनस में। जैसे स्पेसिफिक रिस्क इंक्लूड द रिस्क ऑफ फॉल ऑफ स्टॉक ड्यू टू स्ट्राइक। स्ट्राइक हो गया फैक्ट्री वर्कर्स का, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन और सेल्स में अफेक्ट हो गया, ठीक है। या सडनली डिपार्चर ऑफ की मैनेजर पर्सनल, जो बड़ी पोस्ट में कोई मैनेजर है, वो क्या हुए, कंपनी छोड़ के चले गए, या रिटायरमेंट हो गया, या रेस्ट इन पीस हो गए, तो ये भी होता है, ठीक है। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मार्केट शेयर ड्यू टू इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। जैसे जियो का जब सिम लॉन्च हुआ था, जियो का सिम जब जियो ने अनाउंस किया कि हम 5G लाने 4G लाने वाले हैं, उस समय बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज थी, डोकोमो, यूनिनॉर, एयरसेल, है ना, और दो चार और याद मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कंपनीज जो है, अचानक से इनका या तो एग्जिट कर लिया या किसी और को इन्होंने सेल कर दिया। एक्विजिशन हो गया था सर। हेलो। हाँ, सॉरी वो फोन आ गया था। हाँ, तो एक्विजिशन हुआ था एयरसेल, कुछ कंपनीज बंद भी हो गई थी, यूनिनॉर। तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के आने से, ठीक है, बड़ा प्लेयर जब एंट्री लेता है ना मार्केट में, तो ऐसा होता है। तो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मार्केट शेयर आपका लॉस होने वाला है, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क इनसेपरेबल है, ठीक है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है। आप इस रिस्क से रिड्यूस कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके, ठीक है। लेकिन ये होते स्पेसिफिक या अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई इस पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं पोर्टफोलियो की, एलिमिनेट मेजर पार्ट ऑफ प्राइस रिस्क, प्राइस रिस्क से बचने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिएबल या अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब जो नॉन डाइवर्सिफिएबल पार्ट है मार्केट का, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। वेरिएबल इन सिक्योरिटी टोटल रिटर्न डाटा डायरेक्ट एसोसिएट विथ ओवरऑल मूवमेंट इन जनरल मार्केट और इकोनॉमिक, ठीक है, कॉल्ड सिस्टमेटिक रिस्क। जैसे एग्जांपल, ठीक है, ये रिस्क कैसे हुआ? रिस्क ड्यू टू सडन चेंज इन द मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरीज यानी फेड, यूएस का फेड, इंडिया में आरबीआई, जापान के सेंट्रल बैंक्स, ये जब अचानक से इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करते हैं, तो रिस्क
बन जाता है। फिस्कल यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस बढ़ाती है तो बढ़िया होता है, एक्सपेंस कम कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो निगेटिव न्यूज जाता है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, यानी डॉलर वर्सेस रुपीस की जो चलती ना, डॉलर स्ट्रांग हो हाँ गया, रुपीज स्ट्रांग हो गया, तो ये एक्सचेंज रेट। ठीक है, वॉर डिक्लेयर हो गई, ठीक है, जो यूएस और यूक्रेन के बीच हुआ था, या इसराइल और सामने कौन था, गाजा, उनके बीच में जो हुआ, तो मार्केट सडनली रिएक्ट करता है, सडनली है, पता ही नहीं चलता। अभी अपन बैठे हैं, कुछ ऐसा रिस्क आ जाता है जिसको अपन नहीं, यानी कि अचानक से जो होता है ना, ये तो पता टैरिफ रहता है मॉनेटरी टैरिफ फिस। टैरिफ सर, अभी जो चल रहा है। हाँ, टैरिफ भी है, पार्ट है, लेकिन टैरिफ का अभी यानी इम्पैक्ट आपको इतना नहीं देखने मिल रहा है, उसका प्रो एंड कॉन्स अभी फेड के रेट के बाद होगा। अभी भी यूएस में ये चीज चल रही है, बात चल रहा है, ट्रम्प जी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो फेड के जो चेयर पर्सन है उनको प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, आप ट्विटर या न्यूज में देखेंगे तो वो न्यूज आ रही है, वहां पे जो गॉड है यानी कि इकोनॉमी में, वो फेड है और वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये भी एक है, टैरिफ भी है, लेकिन है ना, टैरिफ को भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से वॉर है, ओके। युद्ध है ये, इसको बोलते हैं ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर। ठीक है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क होता है, और दिस रिस्क इज सेपरेबल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडेड इन मार्केट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव। इसको अपन, यानी कि दिस रिस्क इज सेपरेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडेड इन मार्केट, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव से अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, तब टोटल प्राइस रिस्क इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो भी प्राइस रिस्क होता है ये दोनों को ऐड करके ही बनता है। ठीक है, जैसे वी कैन यूज सिंगल स्टॉक फीचर टू मैनेज द रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन स्पॉट मार्केट। ठीक है, सिंगल स्टॉक फ्यूचर से हम हेज कर सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रिस्क इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द अंडरलाइंग पोजीशन एंड सिंगल स्टॉक इज ऑन सेटलमेंट फ्रंट। ठीक है, जैसे आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है, सेटलमेंट टेक इमीडिएटली, और इन केस ऑफ फ्यूचर सेटलमेंट डिफर हो सकता है। ठीक है, सेटलमेंट बाद में होता है उसका। अब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सिंगल स्टॉक फ्यूचर लेने से इन्वेस्टर्स हेज कर सकता है स्पेसिफिक रिस्क ऑफ स्टॉक, वो पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, आप उस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्यूचर लेके आप स्टॉक का, उस स्टॉक के बड़े रिस्क से बच सकते हैं, या जो भी स्पेसिफिक रिस्क है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर आर रिक्वायर्ड टू मिटिगेट सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो। आपके पूरे पोर्टफोलियो को सिस्टमेटिक रिस्क मिटिगेट कर सकता है इंडेक्स फ्यूचर। कैसे, यह भी देखेंगे। अब बिफोर वी गेट टू द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क विद इंडेक्स फ्यूचर, पहले अपने को अंडरस्टैंड करना होगा बीटा क्या होता है। अब बीटा मेजर द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा रिस्क जिसको डाइवर्सिफिकेशन से अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, बीटा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक और पोर्टफोलियो विज विज इंडेक्स मूवमेंट। इंडेक्स के मूवमेंट से स्टॉक में कितना मूवमेंट होता है। ठीक है, सेंसिटिव कितना है स्टॉक या आपका पोर्टफोलियो, कि इंडेक्स 1% ऊपर जा रहा है तो पोर्टफोलियो कितना जा रहा है, या आपका स्टॉक कितना जा रहा है। जैसे किसी स्टॉक का बीटा है इक्वल टू 2, ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है, स्टॉक प्राइस 20% मूव होगा जब इंडेक्स मूव होगा 10%। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपने जो स्टॉक रखा है वो इंडेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है। अब ये 20 और 10 छोड़िए, अगर इंडेक्स 1% मूवमेंट देगा तो आपका स्टॉक 2% देगा। ठीक है, अब स्टॉक्स और पोर्टफोलियो जिसका बीटा 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा, उसको सर एक बोलते हैं क्वेश्चन है एग्रेस। हाँ हाँ सर, जब निफ्टी जो इंडेक्स है, हाँ। तो जब वो 2% 1% अप होता है तो निफ्टी वाली कंपनी में भागेंगे और सभी स्टॉक्स भागते हैं, वैसा नहीं है नहीं ना? नहीं, डिपेंड करता है उसके बीटा के ऊपर। जैसे निफ्टी 1% गया और आपका स्टॉक 2% गया ऊपर, वो नहीं वेटेज वेटेज का कॉन्सेप्ट अलग है। ये नहीं केवल स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक का बात हो रहा है कि निफ्टी अगर 1% ऊपर है और आपका स्टॉक 2% है, यानी कि आपका जो स्टॉक है वो एग्रेसिव है। और अगर आपके पास जो स्टॉक है निफ्टी और उसका बीटा 1 से कम है, तो आपके पास कंजर्वेटिव स्टॉक है या आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है। एक होता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो और दूसरा होता है कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब समझिएगा, अब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स अगर 1% नीचे जाएगा ना तो आपका स्टॉक 2% नीचे जाएगा, ये भी है इसका मतलब। नहीं, वो तो रहेगा। मेरा क्वेश्चन हाँ था कि जब निफ्टी इंडेक्स भागेगा तो मेरे निफ्टी वाले ही स्टॉक्स भागेंगे जो 50 होते हैं, क्या बाकी भी स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है? ऐसा था मेरा। देखिए, निफ्टी का तो भागेगा ही, हाँ और निफ्टी में कौन सा स्टॉक भाग रहा है ये भी देखना पड़ता है। अगर निफ्टी भागा है तो उसमें जिसको सबसे ज्यादा वेटेज है हाँ। तो वो तो निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे ना। ओके ओके। नहीं और उस जैसे जैसे कोई स्टॉक है जिसका वेटेज निफ्टी में कम है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी निफ्टी को ऊपर ले जाने में। लेकिन जैसे जो बैंक है और जो बड़ी टॉप की कंपनीज है जिसका मार्केट कैप ज्यादा है, वो आपको ज्यादा स्पीडली, जिसका वेटेज ज्यादा है वो ऊपर ज्यादा जल्दी से ले जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुके। तो निफ्टी जब ऊपर जाता है वो अलग चीज है, और निफ्टी को कौन ऊपर लेके जा रहा है वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अपन बीटा की बात कर रहे हैं। अगर निफ्टी 1% जा रहा है और बीटा कुछ का 2 है तो वो 2% जाएगा। ऐसा होता है इसका। ये क्वेश्चंस आते हैं, एग्रेसिव पोर्टफोलियो, कंजर्वेटिव, बीटा क्या होता है। सर, ठीक है, बीटा क्या होता है वो? बीटा वही बताया ना कि आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, आपका स्टॉक कितना मूवमेंट देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू आपके पोर्टफोलियो या इंडेक्स, इंडेक्स के कंपेयर में आपका स्टॉक या पोर्टफोलियो कितना सेंसिटिव है, वो चेक किया जाता है बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस, उसको कहते हैं बीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक क्लियर हुआ सर? है। ओके ओके सर। ओके। तो बीटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक आर यूज टू कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं
उनका आपको बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल क्या है कि कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बीटा बताते भी हैं। ठीक है, जैसे आपके स्टॉक्स में, आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं, एक का बीटा है 0.5, एक का 1.1, 1.3 और 0.9, और वेटेज है इसका 35, 15, 20 और 30। तो टोटल आपका बीटा जो हुआ पोर्टफोलियो का हुआ वो 0.87 हुआ। कुछ नहीं करना है आपको, बीटा से इसको वेटेज को मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो टोटल जो आपका आ गया वो 0.87 आ गया। ठीक है, वेटेज इनटू बीटा, वेटेज प्लस वेटेज इनटू सेकंड स्टॉक का बीटा। ठीक है, वैसे ही थर्ड स्टॉक का बीटा और उसका कितना परसेंट वेट है आपके पोर्टफोलियो में। तो 0.87, इसका क्या मतलब है, अगर आपको, ठीक है, रेडली अवेलेबल रहता है, ये यहाँ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंफॉर्मेशन में। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो को रिस्क से बचाना है तो आपको इंडेक्स जिसका बीटा 1 है, तो आपको कम से कम एक लॉट उसका जो है वो आपको 1:1 में बाय या सेल करना होगा। ठीक है, जैसे स्टॉक फ्यूचर को यूज करते हैं हेज फॉर अ सिंगल स्टॉक, तो उसका हेजिंग रेशो क्या होता है, 1:1, क्योंकि दोनों का बीटा सेम है। जैसे इन्वेस्टर ने 550 शेयर एचडीएफसी बैंक के लिए थे, ठीक है, और केवल इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर उनको डर है कि स्टॉक गिर सकता है कंपनी की स्पेसिफिक न्यूज आने से, तो वो क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक का जो फ्यूचर है उसको वो 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हेज करेंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके अपना पोर्टफोलियो हेज कर लेंगे। तो 1:1 हेज रेशो होता है। ठीक है, सिंगल स्टॉक्स के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ सर यहां तक? ये आएगा सर, बहुत बड़े अच्छे से आता है यहां से क्वेश्चन। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, केवल लिमिटेड स्टॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, इंडेक्स फ्यूचर यूज करते हैं रिमेनिंग स्टॉक्स को हेज करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो रेशोज होता है वो कैसे होता है, ठीक है, आप देखिएगा, इसमें 1:1 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका बीटा क्या है, उसका हेजिंग रेशो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास पोर्टफोलियो में 10 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और आप उसको हेज करना चाहते हैं विथ इंडेक्स फ्यूचर, तो आपको क्या करना होगा, तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या होता है, 30 या 50 स्टॉक होते हैं, चाहे आप निफ्टी या निफ्टी या सेंसेक्स का लेंगे, तो आपको परफेक्ट हेजिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, मोर ओवर द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में भी डिफर फ्रॉम द इंडेक्स, आपका बीटा जो पोर्टफोलियो का है वो अलग हो सकता है और इंडेक्स का अलग हो सकता है। ठीक है, तो 1:1 हेज इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पोर्टफोलियो रिस्क, इसमें आपका वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहां से आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने लगेंगे, इंडेक्स के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको यूज करेंगे हेजिंग के लिए, ये डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर हुआ सर? नहीं हुआ तो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो बहुत दिक्कत होगी। यहीं से क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चंस ना यहीं से आते हैं, और आपको नॉलेज के लिए भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल यही है। ठीक है, एनी डाउट? आयुष जी, श्याम, एनी क्वेश्चंस? ठीक है।
आगे समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क को, एक मिनट, एनी क्वेश्चंस? ओके, सिस्टमेटिक रिस्क को, hedge against systematic risk depend upon the relation of portfolio with the index। तो इसको मेजर करते हैं बीटा से। A portfolio has different relation with the different indices used for hedge, ठीक है। hedging ratio would change with the सर change in, मैं कह रहा था सर, ये एक बार हाँ फिर से बता दीजिए जो अभी लास्ट बताया था। ये, हाँ। जैसे आपके पास कोई बैंक का स्टॉक है, वो फ्यूचर में भी है, ठीक है। हम्म। आपने एक लॉट खरीद के रखा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ स्पेसिफिक न्यूज आ सकता है, तो आप उससे बचने के लिए उस स्टॉक का फ्यूचर एक बाय, आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज किया हेजिंग के लिए, ठीक है। तो उसका रेशो होता है 1:1, ठीक है। आपको हेजिंग करने के लिए केवल एक लॉट की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने एक लॉट के बराबर कैश में भी वो स्टॉक्स रखे हुए हैं, तो उसको हेज करने के लिए एक लॉट फ्यूचर इनफ है। लेकिन इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में 30 से 50 स्टॉक होते हैं, ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 10 लार्ज कैप स्टॉक हैं, या ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिसमें फ्यूचर नहीं है या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती, तो उसके लिए जो हेजिंग रेशो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसको अभी अपन एग्जांपल में देखेंगे। 1:1 में नहीं होगा, अभी ये एग्जांपल से आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। जैसे आप यहां पे देखिएगा, हेजिंग यूजिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर, ठीक है, ये चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया गया एग्जांपल के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी समझा देता हूं। अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 2 है, एक एग्जांपल के तौर पे, या 3 आ गया, 2 है, तो आपको इंडेक्स के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स का बीटा 1 है, तो आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे, ठीक है। और इंडेक्स का बीटा मान लीजिए 1.5 है और आपका ये 2 है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, या ये 3 है पोर्टफोलियो का आपका, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे इंडेक्स के हेज करने के लिए, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको। हाँ हेलो बोलिए सर। सर, जो बीटा है ना अभी हमारा मेरा जो पोर्टफोलियो है, तो वो उसका मैन्युअली कैसा देखने का, कहाँ जाके देखने का कि मेरा जो स्टॉक है, मेरा जो पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स है, तो उसका बीटा कहाँ जाके चेक करने का? उसका बीटा आपको आपका जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो भी हाँ। ब्रोकर का, वो बता सकता है आपको, ठीक है। या आप गूगल भी करेंगे, न्यूज में भी देखेंगे, तो आपका बीटा बता देगा, ओके। बताता है, ये सब बताते हैं। उसमें अपन क्या है, कभी फोक ध्यान नहीं दिए होंगे, बीटा बताता है बहुत सारे स्टॉक्स का, सभी का मैक्सिमम बताता ही है। जो थोड़े पेनी स्टॉक्स है, या क्या बोलते हैं, जो स्मॉल बहुत कैप। छोटे स्मॉल स्टॉक्स हैं, उनका नहीं बताया जाता, उनका कौन कैल होगा कि नहीं होगा, डोंट नो। उनको बीटे की जरूरत भी नहीं पड़ती, या जो डेली वो 5% सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें नहीं बताता है, बाकी सब में बताता है, ठीक है। तो लॉन्ग हेज क्या होता है? लॉन्ग हेज इज द ट्रांजेक्शन व्हेन अ हेज अवर पोजीशन इन कैश मार्केट बाई गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर। आप अपने पोजीशन को लॉन्ग करके हैच कर रहे हैं। जैसे आपको एक्सपेक्ट है कि आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, और उस पैसे को आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, ठीक है। या आपने अभी डिसाइड भी नहीं किया कि कौन सी कंपनी खरीदोगे, आप डिसाइड करोगे जब पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो वी एक्सपेक्ट मार्केट टू राइज, आपको लग रहा है मार्केट नियर फ्यूचर में आगे जाएगा, ठीक है। तो आप बियर करना चाहते हैं रिस्क, एक्वायरिंग द सिक्योरिटी एट हायर प्राइस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग जाएंगे आज,
ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे कैश मार्केट में, और साइमल्टेनियसली आप अनवाइंड कर देंगे इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन। जैसे आप सुनील जी, आपको लग रहा है कि मार्केट आने वाले 3-4 महीने में ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पैसे भी 2-3 महीने बाद मिलने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसे से इंडेक्स फ्यूचर को लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। और जब आपके पास पैसे आएंगे, आपको ये लग रहा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, स्टॉक के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो आप इंडेक्स को बाय कर लेंगे, ठीक है, इंडेक्स का फ्यूचर, और 3 महीने के बाद का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आप। जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और अपनी जो इंडेक्स का फ्यूचर की पोजीशन है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अ लॉस ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एट हायर प्राइस रिजल्ट फ्रॉम द अपवर्ड मूवमेंट इन द मार्केट ओवर द इंटरमीडिएट पीरियड, ठीक है, वुड बी पार्शियली और फुली कंपनसेटेड बाय प्रॉफिट मेड ऑन पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। अब while investing, suitable stock at reasonable price may not be immediately available in sufficient quantity. आप तुरंत जाएंगे, rushing to invest all money is likely to drive up the price to disadvantage. तो यहाँ पे आप फ्यूचर का यूज करें। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं, वो फ्यूचर में रहते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, पैसे रहते भी हैं या नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, लेकिन पैसे रहे या ना रहे, लेकिन उनको अगर लगता है कि इंडेक्स में मूवमेंट आ सकता है तो वो इंडेक्स में लेते हैं। सेम वैसी शॉर्ट हेज, ठीक है, आप मार्केट में शॉर्ट जाना चाहते हो, ठीक है, आपके पास पोर्टफोलियो है, ठीक है, और आप आने वाले टाइम में लिक्विडेट करना चाहते हैं, यानी सेल करना चाहते हैं पूरा पोर्टफोलियो को, ठीक है, और आपको डर लग रहा है कि टैरिफ वॉर है या कुछ भी ऐसा रिस्क है जिससे नियर फ्यूचर में मार्केट गिर सकता है, जो आपके प्लान के अगेंस्ट जा सकता है, तो आप तुरंत उसको सेल नहीं करना चाहते, 2-3 महीने के बाद, तो आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इसके डर से आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर इक्विवेलेंट अमाउंट का, ठीक है, जो आपका इसका वैल्यू है, क्या नाम है, पोर्टफोलियो का वैल्यू है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का, और उसका बीटा को भी चेक करेंगे, बीटा भी लगभग इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको लॉस होगा कैश मार्केट, वो कंपनसेट हो जाएगा प्रॉफिट ऑन फ्यूचर पोजीशन। क्लियर, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट है एज क्लियर हुआ सर? सर जो हाँ लॉन्गेज है हाँ उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा आने वाले समय में। हाँ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है अभी, हाँ, तो फिर वो उसको तो टोकन अमाउंट देना पड़ेगा ना। वो यहाँ पे थ्योरेटिकल में उसकी बात नहीं की गई, आपको शॉर्ट में भी टोकन अमाउंट देना पड़ेगा थोड़ा सा इनिशियल मार्जिन, हाँ ये थ्योरी में उसकी, ये थ्योरेटिकल है पार्ट, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है ना। हाँ बराबर सर। जो हाँ अभी देखो हमने फ्यूचर खरीदा तो उसको आपने आप बोल रहे हो कि हमारे पास 2 महीने के बाद पैसे आने वाले, 1-2 महीने के बाद पैसे आने वाले, तो हमको जो लेना है फ्यूचर लॉन्ग लॉन्ग करना है कि और शॉर्ट करना है, तो उसको तो थोड़ा ना थोड़ा तो टोकन अमाउंट देना पड़ेगा ना, टोकन अमाउंट। इनिशियल मार्जिन तो देना ही पड़ेगा सर ओके ओके। आपको, आप वो तो प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरी में ऐसे ही समझाया जाता है जिससे थोड़ा क्लियर रहे। अब इसमें इनिशियल मार्जिन भी है, आपको अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, हाँ एसटीटी है, जीएसटी है, ये सब की बात नहीं, एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। हाँ, नहीं नहीं, मैं मेरा हाँ, क्वेश्चन था कि नहीं मैंने। आपने सही क्वेश्चन किया, इनिशियल मार्जिन तो देना पड़ता है, मैं ये चीज बोलने भी वाला था कि प्रैक्टिकली तो आप चाहे शॉर्ट करो लॉन्ग करो कुछ भी करो, मार्जिन तो देना ही पड़ेगा, ओके ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर आप अगर आप बाय करते हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे ना, कम मार्जिन में काम हो जाएगा, और 3 महीने तक टिकता भी नहीं है, अगर वो लॉन्ग गया तो, या शॉर्ट गया तो
बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है ना। फिर होता है क्रॉस एज, जहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट पार्टिसिपेट क्या करते हैं, उसी के जैसे दिखने वाले एसेट्स क्लोजली एसोसिएट विद अंडरलाइन, तो उसके उस पे ट्रेड करते हैं फ्यूचर मार्केट में, जो क्लोजली एसोसिएट है फॉर हेजिंग पर्पस। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल, ये क्रॉस हेज से क्वेश्चन आता है सर। दे मे ट्रेड इन फ्यूचर ऑन रिलेटेड असेट टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल असेट्स। ठीक है, एक्चुअल असेट्स के लिए दिस कॉल्ड क्रॉस हेज। जैसे कि जेट फ्यूल अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए मार्केट में। ठीक है, जेट का जो स्पेस में जाते हैं, या फिर ये आपका क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल आप समझ गए होंगे, ये एविएशंस में लगते हैं। ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं होता है। तो हेजर्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट लाइक क्रूड ऑयल, हीटिंग ऑयल या गैसोलीन, जो कि सिमिलर एसोसिएट है या क्लोज एसोसिएट है, उसको यूज करते हैं हेजिंग पर्पस के लिए। इसको बोलते हैं, ये है एग्जांपल क्रॉस हेज का। ये आ सकता है सर, यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा यहाँ। ठीक है, ठीक है। फिर हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मंथ क्या है, hedge contract month is the maturity month of the contract through which hedge our position। जैसे कि the thumb rule is select the future contract which expire just after the date which, अपने को जिस महीने बाय करना है या सेल करना है उसका नहीं, जिस महीने हमारे पास पैसे आ जाएंगे, चाहे लॉन्ग हेज में या शॉर्ट हेज में, या जिस महीने अपने को पोर्टफोलियो से एग्जिट होना है, उस मंथ के एक्सपायरी को अपन सेलेक्ट करें। ठीक है, आज मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मेरे के पास 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तो मई जून जुलाई, तो जुलाई मंथ का लूंगा मैं 2 महीने बाद। या 2 महीने बाद मुझे सेल करना है, तो जुलाई मंथ का इंडेक्स को मैं सेल करूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग सबसे रिस्की है फ्यूचर मार्केट में, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क लेता है ट्रेडर। दे टेक पोजीशन इन फ्यूचर विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन अंडरलाइन। उनके पास कैश में कोई भी स्टॉक्स होते नहीं है। ठीक है, केवल वो अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अंडरलाइंग एसेट्स में पोजीशन लेते हैं, और उनकी पोजीशन या तो नेकेड होती है या तो स्प्रेड होती है। ठीक है, नेकेड पोजीशन कब लेते हैं, जब आप बहुत ज्यादा श्योर हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, या ठीक है, प्रॉफिट इज मेड बाय रिवर्सिंग द लॉन्ग पोजीशन एट हायर प्राइस। आप मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर गए, वहां पे आपने पोजीशन अपनी रिवर्स कर ली, तो वहां पे आपको पैसे बन गए। और सिमिलरली आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो लोअर प्राइस में आप फिर रिवर्स कर लेते हैं, आपको प्रॉफिट हो जाता है। जैसे 1 मंथ सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, 61,000 में चल रहा है। ठीक है, स्पॉट की जो मैच्योरिटी है 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट की है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपने लॉन्ग पोजीशन लिया 61,000 में। ठीक है, अगर आपका एक्सपेक्टेशन सही निकला और मार्केट जो है 61,000 से ऊपर क्लोज हुआ, तो आपको प्रॉफिट बनेगा, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, बाय प्राइस और सेटलमेंट प्राइस के बीच में। वैसे ही सिंगल स्टॉक्स में होता है। ठीक है, ट्रेडर कब लेता है लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, जब उसको लगता है कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा, तो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं फ्यूचर में, और स्टॉक अगर फॉल होगा तो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट भी है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, फिर इफ मार्केट और स्टॉक मूव इन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन, ट्रेडर वुड एंड अप मेकिंग प्रॉफिट। आपको जो भी लगता है, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट, दोनों आपका एक्सपेक्टेड है, आपने उसको सोच के लिया, तो आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर मार्केट आपके एंटी बताए गए डायरेक्शन में नहीं गया, तो आपको बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो नेकेड पोजीशन जो होती है, वो लॉन्ग और शॉर्ट की एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
बट अ स्प्रेड पोजीशन क्या होता है, टू अपोजिट होता है, एक में आपने लॉन्ग किया है, दूसरे में शॉर्ट किया है, ठीक है, चाहे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम मैच्योरिटी के हो ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, और टू कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट मैच्योरिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ हमने फ्यूचर में जब लॉन्ग भी लिया और शॉर्ट भी लिया तो वो हेजिंग जैसा होता नहीं? हाँ, वो लेते हैं लोग, हेजिंग जैसा नहीं रहता है, उसमें जो भी आपकी पोजीशन जो रहती है आर्बिट्राज वाली रहती है, ठीक है, हाँ। उसमें भी बनता है पैसा। और जो बीच के कुछ डिफरेंस होते हैं ना, उसमें भी बन जाता है, लोग बनाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगता है, ऐसे अपन थ्योरी में पढ़ लिए और जाके कल ट्रेड ले लिए ऐसा होता नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको रिस्क कैलकुलेट करना होता है। नहीं वो तो है, लेकिन हाँ सर फ्यूचर में जब आपको आप आपका जो माइनस में जाएगा तो फ्यूचर में हाँ, पेनल्टी भी बहुत सारी लगती है ना सर? पेनल्टी नहीं लगती है, अगर आप लिक्विड स्टॉक में किए तो ठीक है, आपके पास मार्जिन अच्छी है तो ठीक है, और मार्जिन के अलावा लिक्विडिटी, पेनल्टी ऐसे नहीं लगती है, पेनल्टी उन लोगों को लगती है जो ब्लाइंडली कहीं भी ट्रेड कर लेते हैं, और पेनल्टी बहुत रेयरली लगती है, लेकिन लगती है बॉस, उसमें ये रिस्क तो है, पेनल्टी मारता है अच्छा तेज, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रोकर्स भी आज के डेट में डरने लगे हैं। कुछ भी करते रहते हैं ना लोग, ऑप्शन में भी लगती है सर, फ्यूचर क्या ऑप्शन में भी लगती है पेनल्टी, लेकिन पेनल्टी कब लगती कैसे लगती है वो अपन चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके ओके। ये जो बुक है सर 213 पेज, इसको पूरा अगर आप जैसे अपन आज रीड कर रहे हैं ना, या पूरा एक एक लाइन समझते हुए जा रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं ये सब यही इनसाइट है इसके, ठीक है। अभी हम लोग केवल पार्शियल देख रहे हैं, ऊपर ऊपर का ही है, अभी आप चैप्टर 4 में आएंगे जो सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वहां पे ये सब चीजें डेप्थ में समझाई गई है कि आपको हैच कैसे करना है, ये पोजीशन कैसे लेनी है, वन लॉन्ग वन शॉर्ट, ठीक है, सेम मेच्योरिटी में डिफरेंट प्रोडक्ट में ले लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट यानी आपने कोई एक बैंक को बाय किया, एक को शॉर्ट कर दिया, डिफरेंट मेच्योरिटी ऑन सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट मेच्योरिटी यानी कि एक में आप इस मंथ लॉन्ग हो नेक्स्ट मंथ शॉर्ट हो, या इस मंथ शॉर्ट हो अगले मंथ लॉन्ग हो, ठीक है। तो फॉर्मर द फॉर्मर इज टर्म एज इंटर कमोडिटी, आपने दो पोजीशन ली है, वन लॉन्ग और वन शॉर्ट, इन टू कॉन्ट्रैक्ट सेम मेच्योरिटी डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट में सेम मेच्योरिटी, तो इसको बोलते हैं इंटर कमोडिटीज और इंटर प्रोडक्ट स्प्रेड, ठीक है। और सेकंड जो है कि आप डिफरेंट मेच्योरिटी ऑन सेम प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा सर, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इंटर कमोडिटी, यानी कि आप किसी एक स्टॉक में बाय कर रहे हो, एक में शॉर्ट किया, किसी दूसरे प्रोडक्ट में आपने शॉर्ट किया, ठीक है। सर क्या एक्सचे क्वेश्चन आएगा, और एक बार बताओ, हाँ, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको समझने के लिए क्वेश्चन तो आ सकता है कि आपने दो पोजीशन ली है, हाँ। ठीक है, सेम मेच्योरिटी यानी इसी एक्सपायरी में, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट में, एक में आप लॉन्ग हो और एक में शॉर्ट हो, तो इसको बोलते हैं इंटर कमोडिटी और इंटर प्रोडक्ट स्प्रेड। और सेम प्रोडक्ट में डिफरेंट मेच्योरिटी में आपने किया है, तो उसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड या टाइम स्प्रेड या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। अब इसमें से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, कैलेंडर स्प्रेड क्या है, टाइम स्प्रेड क्या है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या है, तीनों से, ठीक है। केवल कैलेंडर स्प्रेड अवेलेबल है ट्रेडिंग इन इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटर कमोडिटी स्प्रेड बिटवीन स्पेसिफिक कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोयाबीन में अवेलेबल है, मील में, सोयाबीन्स में, ठीक है, वो ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर।
वैसे ही कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनता है, नियर मंथ सीरीज में, ठीक है। तो मिस्टर ए है, उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है 2 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। नियर मंथ ये आपका 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इन 1 मंथ और 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऑन 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट और 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऑन 3 मंथ फ्यूचर, यानी कि क्या बोलते हैं, नियर, नेक्स्ट और फार, इसी को 2-3 करके बताया, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है कि 2 कैलेंडर स्प्रेड बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड मंथ के ऊपर आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय, और तो और 2 लॉन्ग किया है, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ और 2 लॉन्ग इधर, तो 2 कैलेंडर स्प्रेड बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मंथ। और 1 कैलेंडर बन रहा है फर्स्ट एंड थर्ड मंथ में, ठीक है, एंड सेकेंड मंथ एंड, ठीक है, यहाँ पर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ, and 1 calendar between first and third month. His position is remaining 2-3 month contract would be treated as naked. समझ में आया सर? 3 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, नियर मंथ के, इस मंथ के, नेक्स्ट मंथ में वो दो लॉन्ग है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और उसके नेक्स्ट मंथ में 3 कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग है। तो शॉर्ट की जो 2 पोजीशन है 3 कॉन्ट्रैक्ट में से जो 2 है, उसे अगर इन 2 नेक्स्ट मंथ के 2 कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर कांटेक्ट किया जाए तो वो 2 कैलेंडर स्प्रेड बना, और जो ये रिमेनिंग 1 बचा उसे फार मंथ के साथ अगर एडजस्ट किया गया तो 1 कैलेंडर स्प्रेड बना, और बाकी की जो लास्ट 3 मंथ की जो कॉन्ट्रैक्ट थी, 2 लॉन्ग जो पोजीशन रिमेनिंग थी, वो नेकेड कहलाई। क्लियर हुआ सर? ओके सर। हुआ क्लियर? लास्ट मंथ की जो 2 बची हुई है ना, जैसे अप्रैल का है 3 शॉर्ट है ना, 3 शॉर्ट, मई का है 2 लॉन्ग, जून का है 2 लॉन्ग, ठीक है, जून का कितना है 3 लॉन्ग। तो इसका जो 3 शॉर्ट है, उसमें जो 2 शॉर्ट्स है इसके साथ अगर मिला लिए तो 2 कैलेंडर स्प्रेड यहां बन गया, और जो 1 शॉर्ट बचा है उसे अगर जून मंथ के साथ एडजस्ट किया गया तो यहाँ पे 1 कैलेंडर स्प्रेड बना। तो रिमेनिंग जो जून का जो 2 लॉन्ग बचा वो नेकेड कह रहा है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर समझ में आ गया बताइए, नहीं तो और समझा दूंगा इसको। यही सब चीजें पूछता है एग्जाम में ना, फिर वो बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, ऐसे ही आते क्वेश्चन घुमा घुमा के। फिर वही आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट, ठीक है। तो आर्बिट्राज इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑन वन और सेवरल इंस्ट्रूमेंट असेट इन वन और डिफरेंट मार्केट, एक से ज्यादा मार्केट में भी एक्टिव होते हैं, ठीक है। जो मार्केट इफिशिएंट है वहां पे बहुत ज्यादा नहीं मिलते अवसर, या कभी नहीं मिलते, ठीक है। जब भी आर्बिट्राजर को मौके मिलते हैं वो उसको तुरंत खींच लेते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स के यूज होते हैं इसके लिए, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले। तो ऐसा होता है, लेकिन एफिशिएंट मार्केट में पॉसिबल नहीं। आर्बिट्राज से रिलेटेड 3 टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज रिफर टू लॉन्ग पोजीशन इन कैश, आपने लॉन्ग पोजीशन लिया कैश में और अंडरलाइंग मार्केट में, और शॉर्ट पोजीशन लिया फ्यूचर मार्केट में, तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज बोलते हैं। और रिवर्स कैश एंड कैरी किसको बोलते हैं, कि आपने लॉन्ग लिया फ्यूचर में और शॉर्ट कर दिया कैश मार्केट में, तो रिवर्स कैश एंड कैरी। और इंटर एक्सचेंज, आपने 2 पोजीशन लिया सेम कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन डिफरेंट मार्केट और एक्सचेंज, ठीक है। फेयर फ्यूचर वैल्यू का क्या प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस प्लस होल्डिंग कॉस्ट या कैश एंड कैरी कॉस्ट, ठीक है। और यही फॉर्मूला थोड़ा अपडेट हो गया होता है, एफ इक्वल टू एस सी आर टी, ठीक है। अगर फ्यूचर प्राइस हायर होता है फेयर प्राइस से,
ठीक है, फेयर और थ्योरेटिकल प्राइस, देयर वुड एग्जिस्ट अ प्रॉफिटेबल रिस्क फ्री कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है, रिस्क फ्री होता है आर्बिट्राज, कुछ नहीं है, अपने को बस फ्यूचर प्राइस का देखना है कि अगर वो फेयर प्राइस से ज्यादा दिख रहा है तो वहां पे अपन ने कैश एंड कैरी आर्बिट्राज कर दिया, और अगर वही कम दिखता है तो रिवर्स कैश एंड कैरी करते हैं अपन। ठीक है, अगर कम दिखा तो रिवर्स कैश एंड कैरी, और रिवर्स कैश एंड कैरी क्या होता है, आपने लॉन्ग किया फ्यूचर में, शॉर्ट किया कैश में, और कैश एंड कैरी में लॉन्ग किया कैश में, शॉर्ट किया फ्यूचर में। इंटर मार्केट, ठीक है, आर्बिट्राज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस क्यों ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये इससे अपन बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। ठीक है, रियल में काम उतने नहीं आते, लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम। सर तो जो हाँ, इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो आर्बिट्राज ही करते हैं क्या? हाँ, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अवसर मिलना चाहिए, इफिशिएंट मार्केट में नहीं मिलता आर्बिट्राज इतने आसान। इंस्टीट्यूशंस करते हैं लेकिन वो उसके लिए यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन किया, वैसा मिलता नहीं है। जैसे आर्बिट्राज इंटर मार्केट में कैसे हो, आपको प्राइस डिफरेंस मिला सेम अंडरलाइंग एट टू डिफरेंट मार्केट। अगस्त फ्यूचर में एक स्टॉक है जेट, वो ट्रेड हो रहा है 101 में एनएससी में, और बीएससी में 100 रुपए में हो रहा है। तो क्या करते हैं लोग, बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एट बीएससी एंड सेल एट एनएससी। ठीक है, द पोजीशन कुड बी रिवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब डिफरेंस आपका फ्यूचर प्राइस का स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल होता है, 1 रुपए के लिए आते हैं इसमें। आप ये सोचो ना सर, आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एज अ नॉर्मल पर्सन हम तो कर भी नहीं सकते ना, कॉस्ट लग जाएगा 1 रुपए कमाने के लिए, 100 का और या 101 है। लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इंसिडेंटल कॉस्ट, ये सब इन्वॉल्व किया ही नहीं है, एसटीटी ये सब। ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद अ क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव मोड टू अल्टर पोर्टफोलियो कंपोजिशन टू अराइव एट डिजायर लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, अब ये फिर वही बता रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं तो चैप्टर। ठीक है, आपका चाहे रिस्क पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो या रिस्क ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूरी है, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग टूल को जानना जरूरी है। तो फ्यूचर का यूज मैक्सिमम होता है हेजिंग के लिए या अपने रिस्क को बचाने के लिए, लेकिन क्या करें,